हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 1 समानता इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो शब्द है समानता, इसको आपने बहुत बार सुना होगा, आपको पता भी होगा कि ये किसे कहते हैं, समानता का अर्थ क्या है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि जब ये शब्द आता है समानता, तो आप इसके अर्थ को समझने के साथ साथ इसके जो आयाम हैं, जो मल्टीपल इसके डायमेंशन हैं, वो आप समझ पाते हैं। आपके मस्तिष्क में जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं या समानता को लेकर जो विभिन्न इसके आयाम हैं, वो आप समझ पाते हैं या वहाँ तक आप पहुँच पाते हैं। तो प्रश्न ये है, क्योंकि देखिए अगर इसके अर्थ को हम लें तो इसका अर्थ होता है कि लोगों के साथ समान व्यवहार करना। मतलब कि जो भी लोग होंगे उनके साथ आप समान व्यवहार करेंगे। और समान व्यवहार किस परिप्रेक्ष्य में, कि जो विभिन्न लोग हैं वो आपस में समान व्यवहार करें। ठीक है, साथ साथ जो सरकार है वो जो नागरिक है वहाँ पर उनके साथ समान व्यवहार करे। जो उसकी संस्थान है, विभिन्न संस्थान, जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं इत्यादि जो भी हैं, वो किसी व्यक्ति के साथ या आपस में किस तरह का समान व्यवहार कर रहे हैं। तो ये विभिन्न रूप से क्या समान व्यवहार किया जा रहा है। तो अगर समान व्यवहार किया जा रहा है तो समानता है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो असमानता है। तो इस समानता का जो ये शब्द है, इसको हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हम इसमें समझेंगे कि भेदभाव रहित व्यवहार क्या होता है, ये कैसे किया जा सकता है, या ये जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है वो क्या है। साथ साथ जो विभिन्न अवसर हैं उसमें समानता है कि नहीं, कि एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई अवसर है, कोई नौकरी है, तो उस तक पहुंचने का जो अवसर है वो समान है सभी लोगों के बीच में, या वो भी समान नहीं है। अब समानता के कुछ अपवाद भी होते हैं, हमको वो भी समझना चाहिए। जब हम समानता को समझ लेंगे बहुत अच्छे से, इसके विभिन्न जो आयाम हैं जब उनको समझ लेंगे, तो उन अपवादों को भी हमें समझने में बहुत ही सरलता हो जाएगी। हम बहुत आसानी से उन अपवादों को भी समझ लेंगे। तो उन अपवादों को लेके उन्हीं लोगों के मन में प्रश्न आते हैं जिनके जो ये नहीं समझ पाते कि समानता आखिर में है क्या। तो ये चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर 1, ये प्रारंभ होता है इस क्यू के साथ, इस लाइन के साथ, कि इस क्यू में छोटे लाल जो कि एक किसान है वो खड़े हुए हैं, मंजीत कौर जो कि एक शिक्षिका हैं वो खड़ी हैं, तेजा सिंह जो कि एक व्यापारी हैं वो भी खड़े हुए हैं, गिरीश राव जो कि एक छात्र हैं वो खड़े हैं, कांता देवी जो एक घरेलू कामगार है वो खड़ी हैं, और सुजाता कुमारी जो कि एक कामगार हैं वो भी इस लाइन में खड़ी हुई हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं कि चुनाव के दिन में ये अपना प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। और यहाँ पे समानता का जो एक बहुत अच्छा रूप है, या समानता को समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वो ये है कि देखिए, चाहे छोटे लाल किसान हैं, चाहे ये मंजीत कौर शिक्षिका हैं, चाहे ये व्यापारी हैं, ये छात्र हैं, और ये घरेलू कामगार हैं, ये सभी जो भी वोट डाल रहे हैं उसका जो मूल्य है वो बराबर है। मतलब ये जो वोट डाल के आएंगे तो वो एक वोट ही माना जाएगा और वो एकदम समान होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि तेजा सिंह अगर व्यापारी हैं तो जो इनके वोट का जो मूल्य है वो 2 है, नहीं, वो भी 1 है। ठीक है। और ये जो सुजाता कुमारी हैं, ये इनका मान लीजिए जो वोट है वो ये नहीं कि वोट डालने जा रही है तो 1 नहीं है ना, उनका भी 1 है, यानी कि हाफ है इनका वोट, नहीं, उनका भी वोट क्या है, 1 ही माना जाएगा। तो फिर जो अन्य यहाँ पे उदाहरण है वो बताया जा रहा है कि जो कांता और सुजाता हैं वोट डालने की बारी का अपना इंतज़ार कर रही हैं, तभी वो देखती है कि उस लाइन में जो उनके यहाँ जहाँ वो काम करती हैं जैन साहब वो भी खड़े हुए हैं। तो इस लाइन में वो उनके बराबर खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर वो समान हैं कि वो एक ही कतार में खड़े हुए हैं, और जो वोट का जो मूल्य है वही मूल्य है जो कांता के वोट का मूल्य है। उसके बाद क्या है कि कांता की जब बारी आती है तो वो उसका जो मुद्दा होता है उसको चुनती है कि पानी का पाइपलाइन लाने का वादा पूरा किया, जिसके आधार पर उसने वहाँ के जो प्रतिनिधि थे उनको वोट दिया।
लेकिन ये जो समानता से ये कहानी का प्रारंभ होता है, अब देखिए वो कैसे असमानता की तरफ जा रही है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। कि कुछ देर बाद क्या होता है कि जो कांता है वो अपने घर चली जाती है, और जो उनके जो जहाँ पे वो काम करती है वो अपनी कार से अपने घर चले जाते। तो पहली असमानता ही हमें दिख जाती है कि ये अपना क्या कार पे बैठे और चले गए, और ये अपना पैदल अपने घर की तरफ जा रही है। तो यहाँ से ये असमानता का प्रारंभ हो जाता है। फिर उसकी जो बेटी है गुड़िया, वो उसको बुखार हो रखा है और उसको अस्पताल लेकर जाना है। उसके लिए उसके पास क्या है, पैसे नहीं है, और पैसे उसको उन्हीं साहब से जाके उधार लेने हैं। अब जो उसकी बेटी है उसको वो बोलती है कि तुम शाम तक वेट करो, उसके बाद मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे काम करने के लिए जाना है। तो देखिए दूसरी असमानता कि वो उसकी बेटी बीमार है, तो अभी जो प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए कि वो अपनी बेटी को अस्पताल लेके जाए, लेकिन वो नहीं ले जा सकती। एक तो उसको काम पर जाना है, और साथ साथ उसके पास पैसे नहीं है, तो वहीं काम पर जाके उसको पैसे लेने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर वो काम करती है, अगर उनकी बेटी मान लीजिए बीमार हुई होती है यहीं इसी वक्त, तो क्या होता, वो तत्काल रूप से अपनी बेटी को उसी वक्त अस्पताल लेके जाते, और जो अस्पताल होता वो उनका अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो भी अधिक होती। तो आप असमानता को समझ रहे हैं ना। यही देखिए जो बड़े बड़े शब्द हैं जिनको हम समझ लेते हैं पर उनको फील नहीं कर पाते, हमको एहसास नहीं होता। तो एनसीईआरटी के माध्यम से मैं वही आपको बताना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ कि उन शब्दों का महत्व क्या है, उनको हम महसूस कैसे कर सकते हैं। अगर समानता है तो देखिए ये मैं जो आपको लाइन से चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये समानता और असमानता के रूप में कैसे स्पष्ट हो रही हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या सीन है कि गुड़िया बार बार बीमार पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही। तो जो इनकी जो बस्ती है उसमें क्या है, देखिए कैसे गंदगी है, गंदगी पड़ी हुई है ना। अब वहीं पे जहाँ ये काम करने जा रही हैं उस कॉलोनी में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन एमसीडी तो एक ही होगी। लेकिन इनके यहाँ पर इनकी जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं होती। वहीं उन लोगों की जो बस्ती है जहाँ पे काम करने जा रहे हैं वहाँ पे अच्छी तरह से साफ सफाई होती है। फिर देखिए वो यहाँ पे क्या है, घर पे आ चुके हैं उनके, और ये इस तरह से पोछा लगा रहे हैं। ठीक। फिर उसके बाद जब वो पैसे मांगती हैं तो उन्होंने क्या बोला कि अभी तो आप पैसे ले लो पर इसको आदत मत बना लेना। ठीक है। तो वो बोलते हैं जी मैडम, इसको आदत नहीं बनाऊंगी। अब देखिए जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में जाके वो क्या बोलते हैं कि बस अपनी बेटी को समझा रही होती है थोड़ी सी और देर है, और देखिए कितनी लंबी एक लाइन लगी हुई है। तो जो सुबह उसको एक एहसास हो रहा था समानता का, वो शाम को आते आते वो क्या है, समानता का जो भाव था वो समाप्त हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पे उनकी जगह जैन साहब होते तो वो इस तरह से लंबी लाइन में नहीं लगे होते। उनके पास सुविधाएं थी, वो तुरंत जाके लाइन को किनारा करते हुए वो सीधे अपनी बेटी को दिखा सकते थे। और आप ये भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये जो घरेलू कामगार हैं वो कम मेहनत करते हैं, ये भी दिन भर लोगों के घर में जाके बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस रूप में इनको सैलरी नहीं मिलती है, उस तरह की इनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो इतना काम करने के बाद कम से कम इतनी समानता तो होनी चाहिए थी ना कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे देखिए उनकी बेटी अगर बीमार पड़ रही है तो कम से कम उसका अच्छा इलाज वो करा सके। तो ये है असमानता। तो इस कहानी के माध्यम से मुझे लगता है आपको समानता और असमानता समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मताधिकार की समानता। एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो किसी भी धर्म के हों, उनकी शिक्षा का कोई भी स्तर हो। अब जैसे ये जो घरेलू कामगार थे ये उतनी शिक्षित नहीं होंगी जितने कि यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी इनके वोट जो था वो बराबर था। उसी तरह वो किसी भी जाति के हों, गरीब हो अमीर हो, उन सबको जो वोट दिया जाता है, देने का जो अधिकार होता है वो समान होता है। और इसी को क्या बोला जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब कि अगर आप वयस्क हैं तो आपको मत देने का अधिकार है। और ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ये किस पर आधारित है, समानता के विचार पर आधारित है। तो इससे आप समझ सकते हैं समानता को कि सरकार द्वारा, देश के द्वारा आपसे समान व्यवहार किया जा रहा है, आप इसमें सभी लोग समान हैं। और बाकी इन्होंने फिर ये बताया है कि किस तरह इस कहानी के माध्यम से
जो एक गरीब और अमीर के बीच में एक असमानता होती है उसको बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे समझा दिया गया है। और उस गरीबी और अमीरी में भी बहुत तरह की असमानता की वजह से ही वो गरीब और अमीर होते हैं। देखिए एक और यहाँ पे बात है कि जैसे वोट देना, तो ये राजनीतिक समानता का एक उदाहरण तो हो गया। कैसे? वयस्क मताधिकार के माध्यम से। तो ये जैसे मान लीजिए अब चुनाव लड़ने का आप सोच लीजिए, अब ये जो घरेलू कामगार है इनको भी चुनाव लड़ना है, और ये जिनके यहाँ काम करती हैं जैन साहब के यहाँ, उनको भी चुनाव लड़ना है। तो क्या वहाँ पे समानता है? क्या उतनी ही आसानी से चुनाव लड़ने का अधिकार जो घरेलू कामगार है उनको है, या किसी गरीब को है? तो यहाँ पे आपको उत्तर पता है कि उतनी सुविधा पूर्वक रूप से उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो उनके लिए ये कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन किसी अमीर आदमी के लिए ये कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। तो राजनीतिक रूप से अगर आप समानता देखते हैं तो वोट डालने का अधिकार तो है, ठीक है, चुनने का तो अधिकार है, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जो अधिकार है उसमें समानता नहीं है। ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब समानता को समझ रहे हैं तो समानता को लेके कोई भी प्रश्न आएगा तो आपके पास ये देखिए मल्टीपल डायमेंशन है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। जब आप उस शब्द को समझ सकते हैं तो उसका आप उत्तर भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसीलिए ये जो बहुत ही भारी भारी शब्द हैं ये बहुत ही आसान बन जाते हैं अगर आप उनकी आपको बेसिक समझ होती है। उनके जो बहुत सारे आयाम हैं, जो डायमेंशन है, अगर वो आपको समझ में आते हैं, अगर आपको समझ में आता है कि हाँ वाकई उस शब्द का अर्थ क्या है, तो इन सब रूपों से आप उस अर्थ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? अन्य प्रकार की असमानताएं। तो निर्धन का तो आपने अभी एग्जाम्पल देख ही लिया कि उसकी वजह से बहुत सारी असमानता आ जाती हैं। साथ साथ यहाँ पर एक और असमानता के बारे में बताया जा रहा है, वो है क्या? जातिगत व्यवस्था के आधार पर असमानता। तो फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आगे कि अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आपको जो जातिगत असमानता है वो अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाती है। आपको अनुभव कभी ना कभी जाति के आधार पर हो जाता है। वो आप विभिन्न तरह से देख सकते हैं, या आपके साथ स्वयं हुआ हो या आपके आसपास के लोगों के साथ हुआ हो। जैसे जाति सूचक शब्दों से बहुत बार वहाँ पे बुलाया जाता है एक दूसरे को, साथ साथ उनके कार्यों के आधार पे उनको संबोधित किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको ग्रामीण जो भारत है वहाँ पे सरलता से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हम शहर में हैं तो शहर में तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं, शहर में भी ऐसा होता है। अब देखिए जैसे कि विभिन्न समाचार जो पत्र हैं उन पे जो विज्ञापन निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं जाति के आधार पर कि हम इस जाति के हैं और इसी जाति के वर या वधू की आवश्यकता है। तो वहाँ पे इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो आपको शहरों में भी दिखाई दे जाएगा। तो जातिगत असमानता क्या है? देखिए जातिगत क्या है, ये ऐसे विभिन्न स्तरों पे बटी हुई है। अब और ये विभिन्न कार्यों के आधार पर ये जातियों का डिवीज़न किया गया है। और अब तो वो कार्य के आधार पे भी नहीं बोला जा सकता कि इन जातियों को विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि अब जो अलग अलग जाति के लोग हैं वो बहुत अलग अलग कार्यों को करते हैं। लेकिन इसी के आधार पे बताया जाएगा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं वो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे नीचे हैं, ठीक है। अब ये ऊपर वाले जो लोग हैं वो इनसे ऊपर हैं, फिर ऐसे ही यहाँ पे ये इनसे ऊपर के लोग हैं, इस जाति में जो लोग आएंगे वो इनसे ऊपर हैं, फिर इस जाति के जो लोग हैं वो सबसे ऊपर हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, फिर इसमें भी विभिन्न वर्ग हैं, ठीक है। वो बताएंगे कि हम इनसे ऊपर है, हम इनसे ऊपर है, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। तो उसी श्रेष्ठता के आधार पर वो बाकी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करते। तो वहाँ से क्या होता है? असमानता आ जाती है, समानता नहीं रह जाती, क्योंकि जाति का जो आधार है वो क्या है? उच्चता और निम्नता, इनके आधार पर है। और जब ये रहेगा कि हम उच्च हैं और ये निम्न है तो फिर कभी भी समानता नहीं आएगी। जहाँ पे इस तरह का वर्गीकरण हो जाएगा वहाँ पे समानता कभी नहीं आ सकती। तो इसीलिए जातिगत व्यवस्था क्या है? असमानता का सूचक है।
तो यहाँ पे हम एक दलित बच्चे के स्कूल जाने के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दलित शब्द क्या है इसको यहाँ पे बताया गया है। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। और वो भेदभाव क्यों हो रहा है? जाति के आधार पर। इसीलिए जाति व्यवस्था क्या है? असमानता को संबोधित करने वाली एक व्यवस्था है। ठीक, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में वो लिखते हैं। देखिए, जो उनका अनुभव है यहाँ से प्रारंभ होता है, उससे भी आप समझ जाएंगे कि जाति व्यवस्था का क्या क्या स्वरूप होता है। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि वो दलित थे। वह भी ज़मीन पर, एक तो वो ज़मीन पर बैठते थे और वो भी जो बाकी लोग होते थे उनसे दूर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, ठीक है। कभी कभी तो कदम पीछे दरवाजे सॉरी कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखने लगते थे। कभी कभी बिना कारण ही उनकी पिटाई कर दी जाती थी। जब वो कक्षा 4 में थे तो जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने ओम प्रकाश को स्कूल में बुलाया और जो खेल का जो मैदान था उसमें झाड़ू लगाने के लिए कहा। अब देखिए, एक जो बच्चा है, विद्यार्थी है, उसका कार्य क्या है? अध्ययन करना। लेकिन यहाँ पे जो अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक, वो उसको क्या बोल रहे हैं कि आप जाओ मैदान में जाकर झाड़ू लगाओ। वह लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द होने लगी। धूल से चेहरा और सिर अट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह उनकी मुझ पर ही टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाज़त उनको नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़कियों से, दरवाज़ों से मास्टर और जो लड़के थे वो आंखें छिपाकर ये तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश ने अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में उनसे झाड़ू लगवाई गई, और यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि वहाँ से गुजरते हुए उनके पिता ने इसको देख नहीं लिया। उन्होंने शिक्षकों का उनके पिता ने साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए, मास्टर हो यो यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़न को। मतलब ये एक लोकल भाषा में बोल रहे हैं कि ये यहीं पे पढ़ेगा और आने वाले समय में और भी आएंगे जो यहाँ आकर पढ़ाई करेंगे। तो इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये समानता आप ऐसे ही समझेंगे, ये आपके दिमाग में जब ये सब घटनाएं बैठ जाएंगी तो जब भी समानता शब्द आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है। तो उस पर आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब सोचिए, जब समान व्यवहार नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति पर और उससे जुड़े हुए लोगों पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता होगा, उसके मस्तिष्क पर, उसके जीवन पर कितनी नकारात्मकता आती होगी असमानता की वजह से। तो एनसीईआरटी पढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। यहाँ पे फिर एक दूसरी कहानी के बारे में बताया रहे हैं। इस कहानी में क्या है कि श्री और श्रीमती अंसारी हैं। ये एक शहर में किराए पर मकान लेने के लिए जाते हैं। ये एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ बहुत सारे मकानों को देखते हैं। एक मकान देखते हैं और उसके बाद उनको वो मकान पसंद आ जाता है। तो फिर जो उसकी मकान मालकिन होती हैं वो बहुत अच्छे से उनसे बातें करती हैं और उनको अपना मकान देने के लिए भी वो तैयार हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो सुनती हैं उनका नाम अंसारी, तो उसके बाद वो क्या बोलती हैं कि नहीं, ये वो मकान नहीं दे सकती, क्योंकि मांसाहारी लोगों को ये मकान यहाँ पर नहीं दिया जाता। लेकिन पास ही में उनको क्या है
कि मछली पकने की पड़ोस से ही दुर्गंध आ रही होती है। उसके बाद भी उनको जो और भी मकान पसंद आए दूसरे तीसरे, उन सब पे यही सेम बहाना उनसे दोहराया गया कि हम जो मांस खाते हैं, मांस पकाते हैं, उनको मकान नहीं देते। लेकिन असली समस्या क्या थी, उनसे उनके धर्म को लेकर यहाँ पर समस्या दिखाई गई है। तो यहाँ पर देखिए समान व्यवहार यहाँ पे भी नहीं किया जा रहा। जैसे वहाँ पे विद्यार्थी के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया, ठीक है, यहाँ पे भी समान व्यवहार नहीं किया गया। तो उसके आधार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब कौन किस जाति का होगा, किस धर्म का होगा, किस लिंग का होगा, किस मूल वंश का होगा, उसका जन्म स्थान कहाँ होगा, ये सब उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है। लेकिन इस आधार पर अगर उससे भेदभाव किया जा सकता है या उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। हम सब, आपको पता है ना कि हम अपने अस्तित्व के लिए हमेशा निरंतर कार्यरत रहते हैं। तो एक व्यक्ति है वो अपने जीवन काल में क्या लगा रहता है कि एक अच्छी नौकरी हो, वो समाज में अपना अच्छा नाम कर पाए। तो वो इसके लिए क्या करता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत हार्ड वर्क करेगा, ठीक है, बहुत सारी ऐसे कामों को करेगा जिससे कि उसका नाम हो और वो आगे बढ़ सके। लेकिन जब उसको इस आधार पर कि आप इस धर्म के हैं इसीलिए आपके साथ समान व्यवहार नहीं होगा, तो अब उसको तो वो परिवर्तित नहीं कर सकता अपने हार्ड वर्क से या उन चीज़ों से, वो नहीं कर सकता। लेकिन उसके यहाँ जो भी मेहनत है, उसके जो भी अच्छे कार्य हैं, उन सब पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है इन आधारों पे कि हम इन आधारों पे आपके साथ असमान व्यवहार करेंगे। तो इसका उत्तर उसके पास नहीं होता कि वो अपनी जाति कैसे बदल दे, वो अपना लिंग कैसे बदल ले, है वो अपना जो उसका वंश है उसको वो कैसे बदल सकता है, धर्म को वो कैसे बदल ले, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जो मानवीय उसकी गरिमा है उस पर बहुत ही ठेस पहुंचती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। और एक वो जो आत्म विकास कर रहा होता है निरंतर हार्ड वर्क करके, वहाँ पे वो चीज़ प्रभावित हो जाती है। इसीलिए ये सब चीज़ें, असमानता बहुत ही बुरी चीज़ होती है कि जब हम देखिए एक कोई देश है, वो देश सशक्त देश कब बनता है, जब वहाँ के लोग बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, मानव संसाधन वो बहुत ही उच्च कोटि के बनते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। और वो कब बनेंगे, अपने कार्यों के ही उस पर तो बनेंगे कि वो अच्छे कार्य करेंगे, तो उन्हीं कार्यों से क्या है देश का डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाएंगे तो उनके कार्य प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है, उनका जो आत्म विकास है वो प्रभावित हो जाएगा, तो इससे पूरा देश प्रभावित होता है। इसलिए समानता बहुत ही जरूरी चीज़ है, इसीलिए सामान्य व्यवहार किया जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिए जो राज्य है, जो सरकारें हैं, वो निरंतर इसी प्रयास में लगी रहती हैं कि लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको रोका जा सके, नहीं तो फिर देश का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। चलिए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, मानवीय गरिमा का मूल्य। कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, वह उच्च वर्ग के हैं या मध्यम के या निम्न वर्ग के। तो इस आधार पर उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। और इस तरह का हमने अभी ऊपर दो कहानियाँ पढ़ी, उसने बता दिया हमें कि ये असमानता का व्यवहार किस तरह से किया जाता है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। वो तो हमने देखा ही, जब भी असमानता का व्यवहार होगा तो व्यक्ति किस तरह से अपने आप को असम्मानित फील करता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण कैसे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची, ठीक है। उन्हें महसूस कराया गया कि वह विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। और जब इस तरह की मानसिकता के साथ बच्चा बड़ा होगा तो वो किस तरह से अपने आप का वो पूरी तरह से विकास कर सकेगा, वो तो इन्हीं बातों में उलझा रहेगा, इन्हीं मानसिक दबावों के बीच अगर वो बड़ा होगा तो उसकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी होगी वो सामने नहीं आ पाएगी और उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। फिर अब अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि असमानता भी खत्म नहीं हुई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी
कम से कम जो भारतीय संविधान है उसने जो सब व्यक्तियों की समानता है इस सिद्धांत को मान्यता दी है। तो जो समानता का जो सिद्धांत है उसको हमारा संविधान मानता है और इसी के आधार पर क्या है कि हमारे कानून बने हुए हैं और जो सरकार है वो इसी के आधार पर कार्य करती है। और यही इसी चीज़ को यहाँ आगे देखिए बताया गया है, जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेकों ऐसे कानून हैं जो लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित हैं। तो आप असमानता तो समझ ही गए हैं। तो अब ये देख लेते हैं यहाँ पे कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है वो क्या क्या है। तो प्रथम जो प्रावधान है वो क्या है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ठीक है, तो पहला यही होगा समानता स्थापित करने के लिए कि जो भी कानून बनाए जाएंगे उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति समान होगा। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेके कांता जैसी घरेलू काम करने वाली जो नौकरी करने वाली महिला हैं उन सभी को एक जैसे कानून का पालन करना होगा। मतलब कि राष्ट्रपति भी के लिए भी वही कानून है जो कांता के लिए है। ठीक है, ये नहीं कि इन सब के लिए अलग अलग कानून है, सबके लिए एक कानून है। फिर अब सेकंड पे आ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक, आप समझ गए। दूसरा आधार क्या है, पहला तो लॉ का हो गया और दूसरा किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति, वंश इत्यादि जो भी हो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति से। तीसरा, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। तो इन आधार पे भी आपको कोई नहीं रोक सकता है, सार्वजनिक स्थान पर कोई भी आ जा सकता है। चौथा क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये तीन आधार हैं जो समानता को स्थापित करते हैं भारतीय संविधान में। अब फिर संविधान द्वारा समानता का जो अधिकार है वो दो तरह से लागू किया गया है। पहला कैसे, कानून के द्वारा। ठीक है, कि ऐसे लॉ बनाए जाएंगे जो समानता को लागू करेंगे कि लोग एक दूसरे से समान व्यवहार करें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनको इसके लिए अलग अलग दंड दिए जाएंगे। दूसरा क्या है कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से जो सुविधाहीन समाज हैं उनकी मदद करना। तो देखिए, अब जैसे कि वहाँ पे विद्यालय वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहाँ पर अगर कानून है और उस कानून के आधार पर बताया जाता है कि समान व्यवहार नहीं किया गया है तो उनको क्या है, दंड दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जो प्रधानाध्यापक थे वो इस तरह की कोई भी कार्य नहीं करेंगे उस कानून की वजह से। तो वहाँ पे भी उस वजह से क्या होगा, समानता का व्यवहार किया जाएगा। जैसे कि कोई ए आदमी है, अब उसने क्या किया, वो विद्यालय में अध्यापक है, अब वो जाति के आधार पर जो वहाँ के विद्यार्थी हैं उनसे अलग अलग क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, समानता का व्यवहार वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कानून मौजूद है। जैसे ही उनके पिता को पता चलती है या घर में किसी को पता चलती है तो उस कानून का सहारा लेके वो उनके कंप्लेन करते हैं। तो कंप्लेन करने के बाद क्या है, एक को दंड दिया जाएगा। जब एक को दंड दिया जाएगा तो वो अगली बार इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या है, समानता का आपको इसके थ्रू क्या है, व्यवहार मिलेगा कि हर नागरिक के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपने देखा घरेलू जो महिला है, तो अब वो अमीर और गरीब की वजह से तो सरकार क्या है, ऐसी विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको वो लेके आती है। देखिए, योजनाएं लाएंगी, विभिन्न कार्यक्रम ऐसे लाएंगे कि जिनसे उनका आर्थिक उत्थान किया जा सके। जब आर्थिक उत्थान किया जा सकेगा और गरीबी और जो अमीरी है वो धीरे धीरे समाप्त की जा सकेगी। जब वो समान स्तर पर आने लगेंगे उसके बाद क्या है कि उनके साथ भी असमानता का व्यवहार नहीं होगा। तो ये दो माध्यमों से संविधान में क्या किया गया है, समानता को बढ़ाया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो मिड डे मील योजना है, भोजन व्यवस्था, इसके माध्यम से बताया गया है कि कैसे
विभिन्न राज्य के जो बच्चे हैं उनको मदद मिली है। तो सर्वप्रथम ये जो योजना है वो तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने बोला कि सभी राज्यों में इसको 6 माह के भीतर आरंभ किया जाए, इसका निर्देश दिया। अब इस योजना से फायदे क्या क्या हुए? पहला, भोजन मिलने के कारण क्या है, जो गरीब बच्चे थे उनकी संख्या बढ़ी, है ना, स्कूल में प्रवेश की, और वो नियमित रूप से स्कूल आने लगे। इससे पहले क्या होता था कि बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे और फिर वापस नहीं आते थे, तो उनकी जो उपस्थिति थी उसमें, अब देखियो इसकी वजह से क्या हो गया, सुधार हो गया। पहले जो माताएं थी वो अपना काम छोड़कर दोपहर में आके अपने बच्चों को खाना उनको खिलाना पड़ता था, तो इस चीज़ से भी वो क्या हुए, मुक्त हो गए, तो अपने कार्य को वो और आसानी से कर सकती थी। उसके बाद यहाँ जो जाति पूर्वग्रह थे वो भी इससे दूर हुआ। कैसे? क्योंकि अब जो निम्न और उच्च जाति के जो बच्चे थे वो एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। और क्या हुआ कि बहुत बार जो भोजन पकाने के लिए जो महिलाएं लगाई जाती थी वो क्या होती थी, दलित महिलाएं होती थी, तो उनके हाथ से भी खाना बनाया जाता था। तो यहाँ भी जाति व्यवस्था पे एक प्रहार हुआ। और फिर क्या है, जो गरीब बच्चे बहुत बार भूखे पेट ही आ जाते थे स्कूल में, तो उस वजह से उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता था। लेकिन जब वहाँ पे भोजन मिलने लगा स्कूल में ही, तो उनका और अच्छे से पढ़ाई करने लगे ध्यानपूर्वक। तो आप देख रहे हैं एक योजना से सरकार ने एक अपनी योजना लाई और उससे कितना सारा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना आवश्यक है। अभी भी हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जो इसको लेके नकारात्मक रहती हैं। जैसे बच्चों को अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कराया जाता, ठीक है। कभी कभी जो दलित महिलाएं जो खाना बनाती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम ऐसे खबरों को रिपोर्ट किया गया है, उसका भी विरोध किया गया है। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते। लेकिन ये कुछ ही घटनाएं हैं, इसका जब आप व्यापक रूप से देखेंगे तो इसका सकारात्मक प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम किया जा सकता है कि धरातल पे इस योजना को और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब क्या बता रहे हैं कि इस स्कीम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को तो बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों से ये स्कूल बहुत अलग हैं जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश के कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो वो जो मानसिकता है, ठीक है, अभी उस पर कार्य किया जाना अभी भी बाकी है। वही अगली जो लाइन है उसको बता रही है कि इसका मुख्य वजह क्या है, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या है, वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है, और निरंतर देखिए धीरे धीरे परिवर्तन आ भी रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमको मिल जाती हैं जो बताती हैं कि अभी भी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना बहुत ही बाकी है। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोगों को लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा रहता है कि लोग अपने आप को क्या करते हैं, उच्च समझते हैं और दूसरे को निम्न। तो और यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना जो बोल रहे हैं दृष्टिकोण, तो जब ये दृष्टिकोण ये बन जाएगा, जो अभी तक हमने पढ़ा समानता, जब उनको समानता समझ में आने लगेगी, उनके दृष्टिकोण में समानता शब्द जुड़ जाएगा, तो फिर वो क्या है, किसी को भी कमतर नहीं समझेंगे और हर व्यक्ति के साथ एक सम्मानजनक व्यवहार करने का वो अधिकारी है, इस भावना को समझ में आएगा। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, ठीक है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना होता है, ठीक। तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो देश हैं, जो अलग अलग उनके समाज हैं, उनमें आप समानता की जो भावना है वो देखेंगे, उसमें बहुत ही अलग अलग लेवल रहता है। जैसे कुछ लोगों में 100 लोग हैं तो 100 लोगों में क्या होगा, कहीं से 20 लोग होंगे, उनमें ही समानता की भावना होगी,
ठीक, कहीं 30 लोगों में होगी, कहीं 50% होगी, कहीं 80%, कहीं 90%, पर सभी लोग इस भावना को कैरी करते हो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि सिर्फ 10% लोग होंगे, कहीं होगा सिर्फ 1% होंगे। तो ये निरंतर चलती रहती है। तो हमारा समाज कितना प्रोग्रेसिव है, कितना ज़्यादा वो समय के साथ साथ अपने आप को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करता है, ये आवश्यक है। ये दृष्टिकोण वो कैसे अपनाता है। तो विभिन्न जो सरकारें हैं वो इसके लिए काम करते हैं, जो समाज के विभिन्न लोग हैं वो इसके लिए कार्य करते हैं, विभिन्न जो तरह तरह की जो पर्सनालिटी आती रहती हैं। अब ये देखिए जैसे भीमराव अंबेडकर हैं, तो इन्होंने समानता लाने के लिए देखिए आपको पता ही होगा कितना बड़ा काम किया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इनके 2 कोड हैं, उनको पढ़ लेते हैं। आपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आत्मसम्मान कितना आवश्यक है ये बता रहे हैं। और साथ साथ क्या है, दूसरे कोड में क्या है, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, अन्य लोकतांत्रिक जो देश हैं उनमें समानता के मुद्दे। तो ये जो समानता का जो मुद्दा है, असमानता, ये सिर्फ अपने देश में नहीं है, ये लगभग सभी देशों में है। उनका जो स्वरूप है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये समस्या लगभग सभी देशों में है। तो यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, तो वहाँ पे जो अफ्रीकी अमेरिकन हैं उनके साथ असमानता का व्यवहार बहुत ही सालों से किया जा रहा है, आज भी किया जाता है। उसके कम उदाहरण मिलते हैं, लेकिन पहले और ज़्यादा अधिक किया जाता है, अधिक और भी ज़्यादा किया जाता रहा है। ठीक है, 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसी का एक उदाहरण है कि पहले जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग होते थे उनके साथ बहुत असमानता का व्यवहार किया जाता था, कानून में भी उनको समान नहीं माना जाता था। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि बस में यात्रा करते समय बस में जो था उनको पीछे बैठना पड़ता था। बस का एक एग्जाम्पल हमने वहाँ भी देखा था, साउथ अफ्रीका वाला, याद है आपको, कि जो श्वेत और अश्वेत लोग होते थे उनकी अलग अलग बसें होती थी, बस स्टॉप होते थे, यहाँ तक कि सड़कें भी होती थी। पर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उनको बस में पीछे बैठना पड़ता था, जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग होते थे। और अगर कोई गोरा आदमी आ जाता था तो उनको अपनी सीट छोड़कर उसे देनी पड़ती थी। तो यहाँ पे एक रोजा अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो कि बस में यात्रा कर रही थी, पर वो थकी होने की वजह से उन्होंने अपनी सीट को देने से एक गोरे को मना कर दिया, और यहीं से एक आंदोलन का प्रारंभ हुआ जिसको कि नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता है। उसके बाद 1964 में एक कानून आया, और उस कानून के बाद ये जो नस्ल और धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो भेदभाव था उसका निषेध कर दिया गया। कहाँ पे, अफ्रीका अमेरिकन मूल जो निवासी थे, मूल के जो निवासी थे उनके बच्चों के जो स्कूल थे वो भी अलग अलग हुआ करते थे, फिर एक ही स्कूल में जाने लगे। और जो भी असमानता थी, जो भी भेदभाव थी, उसके बाद ये भेदभाव असमानता खत्म कर दिए गए। तो एक अन्य देश अमेरिका के माध्यम से भी हमको यहाँ पे असमानता के बारे में पता चला है। अब यहाँ पे जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 15, उसको बताया गया है कि उसके आधार पर कैसे असमानता पर निषेध किया जाता है।
आर्टिकल जो 15 है वो क्या बोलता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो जो राज्य है वो कोई भी विभेद नहीं करेगा इन आधारों के माध्यम से। ठीक है। फिर उसके बाद नागरिक भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। और वो केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या क्या है वो? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक जो मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या फिर पूर्णता या भागता राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्थित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग से के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको अनुच्छेद 15 भी समझ में आ गया होगा। अब लोकतंत्र की चुनौती, जो आखिरी हमारी हेडिंग है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। ठीक है। कोई भी देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से समुदाय, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आएंगे जो लोकतंत्र को एक नया अर्थ देंगे, उसमें अधिक से अधिक समानता लाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे और ऐसे प्रश्न भी उठाते रहेंगे। क्योंकि समानता क्या है? बहुत ही सूक्ष्म होती है कि आप जितना इस पर कार्य करते रहेंगे वो और सूक्ष्म होती जाएगी, है ना। आप समानता के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो इस अभी तक के वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि आपको समानता समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है समानता को लेके, असमानता को लेके, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में अभी इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।